हेलो दोस्तों, जो कि यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर दिसंबर का जो 2019 का चल रहा था सीरीज़ पार्ट 1 हमने कर दिया था। पार्ट सेकंड यहाँ पे देखेंगे। पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस को 25 से 50 नंबर क्वेश्चन तक आप देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चीफ की दावत, दूसरा ऑप्शन है वापसी, तीसरा ऑप्शन है दोपहर का भोजन और चौथा ऑप्शन है बूढ़ी काकी। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि वापसी कहानी में ही गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति के कारण उन्हें जो है परिवार के ढांचे से जो है बाहर कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला 4 नोवेलों के नाम दे रखे हैं, उपन्यासों के नाम हैं, और उसके साथ उनके जो पात्र हैं उनसे आपको सुमेल करना है, सुमेलित करना। तो यहाँ पे पहला उपन्यास है तमस। ठीक है, तो तमस के जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो तमस के जो है अगर देखा जाए पात्र तो रिचार्ड होंगे। राग दरबारी के पात्र जो है राग दरबारी के पात्र अगर देखा जाए तो राग दरबारी के पात्र रंगनाथ होंगे, और महाभोज के पात्र अगर देखेंगे आप तो शुकुल बाबू होंगे, और झूठा सच। ठीक है, झूठा सच का तारा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निर्देश इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना ये है और दूसरा तर्क आर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक पहला स्थापना दे रखा है और दूसरा तर्क दे रखा है। ठीक है, तो जो स्थापना है, भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। उसका जो तर्क है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो इन्होंने स्थापना दे रखी है कि भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, और तर्क इन्होंने क्या दे रखा है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि ये भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? कवि क्रम और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा। पहला ऑप्शन है मलयस, दूसरा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है परमानंद श्रीवास्तव और चौथा ऑप्शन है प्रभाकर क्षेत्रीय। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही, यानी परमानंद श्रीवास्तव। ये परमानंद श्रीवास्तव का कवि कर्म और काव्य भाषा जो है ये उनकी कृति है। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास, यहाँ पे पहला ऑप्शन है धरती धन अपना, दूसरा ऑप्शन है ठीकरे की मंगनी, तीसरा ऑप्शन है कटगुलाब और चौथा ऑप्शन है यथा प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी ये और डी, यानी धरती धन्ना अपना और दूसरा यथा प्रस्तावित। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। आपको यहाँ पे हम सीधा डायरेक्ट आंसर आपको इसका बता रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले श्रृंखला की कड़ी प्रकाशित हुई थी, उसके बाद अशोक का फूल, फिर अर्धनारीश्वर और फिर शरीफ की याद आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना ये और दूसरा तर्क आर दिया गया। ठीक है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्थापना क्या है, काव्य का सर्वस्व अलंकार है। ठीक है, तर्क क्या है, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी और आंतरिक और बाह्य सौंदर्य लिखता है। ठीक है, मतलब कि पहला इसका जो स्थापना दे रखा काव्य का सर्वस्व अलंकार है, और तर्क इन्होंने दे रखा क्योंकि केवल अलंकारों में से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य लिखता है।
तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो है तीसरा ऑप्शन सही, यानी कि ये गलत और आर भी गलत, यानी दोनों ऑप्शन इसके जो है स्थापना भी इसका गलत दे रखा है और तर्क भी इसका गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास। यहाँ पे 4 उपन्यास दे रखा है। पहला ऑप्शन है महाभोज, दूसरा ऑप्शन है अंधेरे बंद कमरे, तीसरा ऑप्शन है आपका बंटी और चौथा ऑप्शन है शिखर एक जीवनी, ठीक है। हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बंटी, ठीक है। आपका बंटी जो कि मनु भंडारी जी का मनु भंडारी जी का उपन्यास है, जो कि तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है। यहाँ पे चार दे रखे हैं, उसमें से आपको बताने कि कौन कौन से उपन्यास जो है विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है परिशिष्ट, दूसरा है चक्रव्यूह, तीसरा है वह दिन, चौथा है सफ़र के साथी, ठीक है। तो हम आपको बता दें इसका जो है परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो ये कि विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है, बल्कि वह साथी और सफ़र के जो साथी हैं ये विदेशी परिवेश पर आधारित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड सही होगा, ये और बी जो है विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है, ठीक है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। आपको बताना कि ये जो संवाद है ये चंद्रगुप्त में किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चाणक्य। चाणक्य कहता है कि मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, वह रुचि से कहता है ये संवाद। फिर है उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेल कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेल कीजिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है जो ये, पंडित सकल सत बखाड़ाई देहत बुद्धि बसंतड़ा जाई जड़ाई, ठीक है। तो ये जो पहली जो पंक्ति है, ठीक है, ये है सरापा की, ठीक है। तो इसका पहले का बी जो हो जाएगा, मेल करेंगे तो पहले का सेकंड हो जाएगा। और फिर उसके 12 वरिष्ठ ले कुकुर जीवे और 13 वर्ष ले जिए शियार, ठीक है, ये जगनी की पंक्ति है। उसके बाद है बड़ा कोमल तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ये है विद्यापति की। और जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्मु हमार, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये 5वां सही होगा, रेदास जो है इसका रेदास होगा, ठीक है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे पहला ही सही दिख रहा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी, यहाँ पे 4 व्यंग्य रचनाएं दे रखी हैं। भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार झल्लियाँ इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी, और चौथा है निषाद बांसुरी, ठीक है। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि व्यंग्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आप देखेंगे इसका जो है जीप पर सवार इल्लियाँ, ये भी व्यंग्य रचना है, और अपनी अपनी बीमारी ये भी व्यंग्य रचना, यानी बी और सी जो है इसका व्यंग्य रचना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है नहीं, ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा, बी और सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ, ठीक है। तो उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं। तो आप बताने इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, उसमें से बताना कोई कि क्या वो कहना चाहते हैं। तो पहला यहाँ पे देखा, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने
परम तत्व का साक्षात्कार किया। और चौथा है सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है इसका जो है इसमें क्या कहना चाहते हैं कबीर। ठीक है, तो इसका जो है आप देखेंगे कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण परम तत्व से दूर था। पहला ये सही है, ये कहना चाहते हैं। और दूसरा जो है ये दूसरा जो कहना चाहते हैं इस पंक्ति में, तो वो कहना चाहते हैं सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ठीक है, तो इसका जो ये और सी सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अरण्य, दूसरा ऑप्शन है जंगल, तीसरा ऑप्शन है बाजार और चौथा ऑप्शन है शमशान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो शमशान। अंधेर नगरी का जो लास्ट का सीन होता है वो शमशान का होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे है पहली काव्य पंक्ति, कौन परी यह बनी आरी नित निर्भर गगरी ढरकावे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा, ये किसकी पंक्ति, तो ये है प्रताप सिंह की। ठीक है, प्रताप शाही की। उसके बाद है गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। ठीक है, तो इसका जो है इसका आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो इसके ये किसकी पंक्ति है, तो ये जो है ठाकुर, अरे ये सॉरी पद्माकर की है। ठीक है, ये पद्माकर की है, नहीं सीधा सीधा इसका मैच हो जाएगा। फिर है सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दां युद्ध चुरवे में नेकु जे ना मुर्के। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा जो है वो होगा ठाकुर, यानी ये ठाकुर की पंक्ति है। उसके बाद में अविधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलट्टी कहत नवीन। ठीक है, ये देव की पंक्ति है। तो इसका जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला शरत चंद्र, दूसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र, चौथा ऑप्शन है बिमल मित्र। ठीक है, तो आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र जी की औपन्यासिक जीवनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुझमें रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य प्रसंग में लिखी है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पंचवटी, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन नहुस और चौथा ऑप्शन है विष्णुप्रिया। ठीक है, तो हम आपको बता दें इसका जो है ये साकेत की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 43, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। तो यहाँ पे 4 प्रवृत्ति दे रखी हैं। पहला समाज सुधार, दूसरा है गीत काव्य की प्रचुरता, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छंदता, चौथा ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, तो हम आपको बता दें जो द्विवेदी युग की जो है, देखिए आप यहाँ पे तो समाज सुधार भी थे ये लोग। ठीक है, और इतिवृत्तात्मकता भी था इनमें। तो इसका जो है ये और डी जो है इसकी द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्ति थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेटो के अनुसार एक सामर्थ्य कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है। पहला ऑप्शन है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, दूसरा ऑप्शन है सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर, तीसरा ऑप्शन है देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, चौथा ऑप्शन है अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सामयिक प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो 44 का आप यहाँ पे देखेंगे जो है पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित होकर अभिभूत होकर। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो 44 का पहला ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है,
तो कामायनी एक पुनर्विचार जो है किसकी है, मुक्तिबोध जी की है। दूसरा है अधूरे साक्षात्कार, ठीक है, अधूरे साक्षात्कार जेमी नेमीचंद्र जैन की है। इतिहास और आलोचना, ठीक है, ये नामोर सिंह की है। प्रेमचंद्र और उनका युग, ठीक है, ये रामविलास शर्मा की। तो ये इसका जो है अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर जो है वो पहला ही ऑप्शन सही है इसका, ठीक है, इसका जो देखें अगर पहला ऑप्शन ही सही है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 46, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में यह विचार किसका है, 46 नंबर, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यान, माता प्रसाद गुप्त, 4 ऑप्शन दे रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन से अलंकार सदृश मूलक है। यहाँ पे 4 अलंकार है, विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगत, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो इसका जो है व्यतिरेक भी है और उत्प्रेक्षा भी, यानी BC इसका जो है सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला बारभट्ट की आत्मकथा, दूसरा पनडुब्बा, तीसरा टेढ़े मेढ़े रास्ते और चौथा वैशाली की नगरवधू, ठीक है। तो हम आपको बता दें इसका जो वैशाली की नगरवधू जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहला है हादसे, ठीक है। यहाँ पे आपको चार आत्मकथा दे रखा है, उसके जो क्या कहते हैं लेखक हैं उनके साथ सुमेलित करना है। तो हादसे जो है आपको बता दें कि हादसे जो है ये है रमणिका गुप्त का है। और फिर है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव का है। और शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे का है। और जूठन जो कि बहुत ही फेमस है, ये तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 3 सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है। यहाँ पे 4 टिप्पणियाँ दे रखी हैं, आपको बताना कि अंधेरे में कविता पर रामविलास शर्मा की कौन सी टिप्पणी है। तो यहाँ पे पहला टिप्पणी, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहार वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करता है, ठीक है। दूसरा, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि संदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद अत्याचारी है। उसके बाद में चौथा है, मुक्तिबोध की समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे के वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए 4 जो है काव्य 4 टिप्पणियाँ दे रखी हैं, आपको बताना कि कौन कौन सी टिप्पणी जो है रामविलास शर्मा की है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो पहली टिप्पणी है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्यम वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। और जो इसका चौथा है, मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे के वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। धन्यवाद।